Assalamu alaikum. I welcome all of you to this new class. As we all know that we have been discussing about fundamental rights in Indian Constitution, and we have already completed the first four types of fundamental rights from Article 14 to 28. Today we will discuss about the fifth type of fundamental right, that is cultural and educational right, under articles 29 and 30. Article 29, protection of rights of minorities. Article 30, right of minorities to establish and administer educational institutions. Now coming to Article 29. It provides that any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script, or culture shall have the right to conserve the same. It says that minorities residing in India, minorities residing in India, they have the right to conserve their language, script, and culture. जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में रहती हैं, जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट और जो उनका कल्चर है उसको वो बचा सकते हैं. दे हैव दिस राइट. दूसरा प्रोविजन इसका है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स on grounds only of religion, race, caste और language. Religion, race, caste और language की बुनियाद पे आप किसी भी शख्स को, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते. अगर स्टेट, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंडेड है या जो एड करता है हासिल फ्रॉम गवर्नमेंट, वैसा इदारा, वैसा इंस्टीट्यूशन किसी भी व्यक्ति को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है, किसी भी इंसान को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ ग्रुप. जहाँ तक आर्टिकल 29 का ताल्लुक है, उसका जो पहला प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ ग्रुप. जो पहला प्रोविजन है जो एक कम्युनिटी की बात करता है, जो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन की बात करता है, तो वो राइट ऑफ अ ग्रुप बचाता है, ग्रुप्स के राइट्स वो बचाता है. वाइल द सेकंड प्रोविजन गारंटीज द राइट ऑफ अ सिटीजन. जहाँ तक सेकंड प्रोविजन का ताल्लुक है, जहाँ पे मैंने बोला है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, वो प्रोविजन एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक इंडिविजुअल के अधिकार की बात करता है. तो ये था आर्टिकल 29. अब आर्टिकल 30 ग्रांट इज द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक. आर्टिकल 30 कुछ अधिकार देता है माइनॉरिटीज को, चाहे वो माइनॉरिटीज भाषा की बुनियाद पे हो या धर्म की बुनियाद पे. पहला प्रोविजन, पहला ए पार्ट, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. पहला प्रोविजन कहता है कि सभी किस्म के माइनॉरिटीज़ जो है, उनको ये राइट है कि वो अपने किस्म के एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, वो अपने किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं. दूसरा बी पार्ट, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड टू देम. दूसरा प्रोविजन कहता है कि अब इस माइनॉरिटी के पास, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, अब उनके पास जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या जो भी किस्म की उनके पास प्रॉपर्टी है, अगर स्टेट उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तो उसे कंपनसेशन देना होगा. वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसे कंपनसेशन लेना होगा स्टेट से, अगर उनका वो जो प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल स्टेट छीन लेगी. और ये किसी भी तरीके से उनके राइट को रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट नहीं कर सकती है.
दिस प्रोविजन एडेड द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसी प्रोविजन की वजह से 1978 में एक अमेंडमेंट कैरी आउट होती है 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये किस लिए? इन माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस 1978 में जो ये 44th अमेंडमेंट होती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था पहले, उसे भी डिलीट किया गया, उसको भी ओमिट किया गया, और अब वो हमारे पास सिर्फ एक लीगल राइट की सूरत में मौजूद है अंडर आर्टिकल 300A। पहले वो फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31। अंडर आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 6 किस्म के फंडामेंटल राइट्स है, चूँकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है डिलीट हुआ है, ओमिट हुआ है, और आज ये अंडर आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट हमारे पास अवेलेबल है। इन ग्रांटिंग एड, जब भी स्टेट आपको एड देगी, किसी भी माइनॉरिटी को एड देगी, द स्टेट शल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी होगी। जो मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जब स्टेट उनको एड देगी तो इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज दैट इज हेल्ड बाय माइनॉरिटी। Thus the protection under Article 30 is confined only to minorities। जो है आर्टिकल 30 की जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, चाहे रिलीजियस एंड लैंग्वेज, एंड डज नॉट एक्सटेंडेड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स एज अंडर आर्टिकल 29। ये सिर्फ माइनॉरिटी ग्रुप को है, लेकिन जो इससे पहले था आर्टिकल 29 दैट डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। जो आर्टिकल 29 था दैट एक्सटेंड ऑल्सो टू द सिटीजन्स। द टर्म माइनॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये टर्म माइनॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुई है। द राइट अंडर आर्टिकल 30 आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। ये जो आर्टिकल 30 है ये आपको अधिकार देता है, ये आपको राइट देता है माइनॉरिटी को कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब वो एजुकेशन देंगे अपने बच्चों को, तो वो अपने भाषा में भी एजुकेशन उनको दे सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 क्या कहते हैं? द राइट अंडर आर्टिकल 30 आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर वार्ड्स टू द चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में वो बच्चों को समझा सकते, सिखा सकते। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो 3 किस्म के हैं। इंस्टीट्यूशंस दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट। ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है जिनकी पहचान और एड स्टेट से मिलती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन, जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन स्टेट देती है, पहचान देती है फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, उनको एड नहीं मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूशन दैट नीदर सीक रिकॉग्निशन और एड फ्रॉम द स्टेट। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे जिनको ना ही पहचान और ना ही एड स्टेट से मिलती है। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। जो इंस्टीट्यूशंस पहले किस्म के हैं और दूसरे किस्म के हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। उनको रेगुलेट करता है स्टेट। कैसे? विद रिगार्ड टू सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन, सिलेबस कैसा वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, डिसिप्लिन कैसा होगा, सैनिटेशन कैसे होगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एक्स्ट्रा। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पहला और दूसरा है, जिनको रिकॉग्निशन और एड स्टेट से मिलती है, और वो जिनको रिकॉग्निशन ही मिलती है, एड नहीं मिलता, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। कैसे? सिलेबस उनका वहाँ पे कैसा पढ़ाया जाए, डिसिप्लिन वहाँ पे कैसा होगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स वहाँ पे कैसे होंगे, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ एक्स्ट्रा। थर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स। ये जो इंस्टीट्यूशन तीसरे किस्म के जिनको ना ही पहचान और ना ही एड मिलता है स्टेट को, दे आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉज। कुछ गवर्नमेंट लॉज है जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, टैक्स लॉज, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन, उनका पालन करना पड़ता है। दे हैव टू रेस्पेक्ट सर्टन लॉज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, टैक्स लॉज, इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड सो ऑन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपने देखा कैसे
विद इन द कंट्री जो माइनॉरिटीज़ है, जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनको कैसे अधिकार दिया गया है कि वो अपने लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा सके, और ये भी है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करे। आई थिंक इट वाज एनफ फॉर दिस टॉपिक। थैंक्स।